तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। मैंने आपको ये पढ़ाया था कि अगर कोई चार्ज मान लीजिए Q है और इस Q चार्ज से Q नॉट डिस्टेंस, Q नॉट एक चार्ज हमने और रखा है Q चार्ज के पास जो कि R डिस्टेंस पर है। अब अगर इस सिस्टम में हम आपसे पूछें कि भाई देखो ये Q नॉट वाला चार्ज हम कहां से लाए होंगे, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से उसको यहां तक लाने में, R डिस्टेंस तक लाने में हमें कुछ वर्क करना पड़ता है। ये वर्क हम लोग ने पिछली क्लास में याद करो डिराइव भी किया था, और वो वर्क की वैल्यू हम लोग ने डिराइव किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R के बराबर। क्लियर है? इसका मतलब इस Q नॉट वाले चार्ज पर हमने इतना वर्क किया है उसको इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, और यही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो इस सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग निकालें तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इतने के ही बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी है। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा एक सिंगल चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। अगर एक अकेला चार्ज भी है तो वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लेगा। ठीक? कोई एक अकेला चार्ज है अपने आसपास पोटेंशियल क्रिएट कर लेगा, लेकिन अगर फोर्स क्रिएट कराना है दो, तो उसके लिए मिनिमम कितने चार्ज होने चाहिए? 2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सिमिलरली अगर एनर्जी क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी कम से कम कितने चार्ज चाहिए हमें? 2। इसका मतलब एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ चार्जेस की प्रॉपर्टी है। क्लियर? तो इस पर बेस्ड छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि अगर मान लो एक ट्रायंगल ले लें और इस ट्रायंगल के वर्टेक्स पर फॉर एग्जांपल हमने कोई Q नॉट चार्ज रखा है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड A के बराबर है। ठीक? और आपसे कहा जाए कि इन चार्जेस को साइड्स के मिडिल पॉइंट पर हम लोग ने खिसका दिया, मतलब इसको खिसका के यहां पहुंचा दिया, इसको खिसका के यहां पहुंचा दिया, और इसको खिसका के यहां पहुंचा दिया। क्लियर? तो अब ये जो सिस्टम है वो सिस्टम ऐसा हो गया कि अब वो व्हाइट वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स पर तीनों चार्ज है। पहले चार्ज कौन से ट्रायंगल पर थे? येलो वाले पर। ठीक? अभी जो चार्जेस हैं वो वर्टेक्स पर कहां पर है? व्हाइट वाले ट्रायंगल के वर्टेक्स पर है। आपसे कहा गया बेटा कितना वर्क करना पड़ा, कैलकुलेट वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो वर्क का फॉर्मूला यहां पर क्या होगा भाई? अब देखो वर्क जब भी कभी पूछा जाए तो आपके दिमाग में एनर्जी आना चाहिए, क्योंकि बेटा वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपके दिमाग में एनर्जी आना चाहिए कि सर अगर मान लो सिस्टम की इनिशियल एनर्जी थी 100 जूल और फाइनल एनर्जी मान लो सिस्टम की है 70 जूल, तो 30 जूल कहां गया? आखिर वर्क में गया, क्योंकि ये चार्ज इधर से इधर आया, कोई चार्ज इधर से इधर गया, कोई इधर वाला इधर आया। अगर चार्जेस मूव किए हैं तो कुछ ना कुछ वर्क हुआ होगा। वही हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। क्लियर? तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप पहले सिस्टम की इनिशियल एनर्जी निकालोगे। तो बताओ जरा सिस्टम की इनिशियल एनर्जी कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई A, सही है, प्लस Q2 Q3 बाई A प्लस Q3 Q1 बाई A। तो क्या ये 3 टाइम्स हो जाएगा? बताओ भाई। सो दैट विल बिकम 3 Q नॉट स्क्वायर बाई A। और बेटा फाइनल एनर्जी के बारे में जरा सोचिएगा। फाइनली अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस चार्ज और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस बताइए जरा कितना है? चार्ज तो बोलो अभी भी वही है, डिस्टेंस बस बताओ कितना है? कितना होगा बेटा? देखो ये तो हो गया A/2, ये भी हो गया A/2, और ये एंगल कितना है? 60। ठीक? 60 एंगल है। ये कितना होगा बस ये बता दीजिए हमें आप। क्या ये भी A/2 है? हाँ सोच लो भाई आराम से। सो दिस इज A/2।
2, और इसमें भी ऐसे कितने हैं 3। क्लियर? तो इसका मतलब ये फाइनल एनर्जी है, तो ये 2 जाएगा ऊपर, बनेगा 6, सो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 6 Q नॉट स्क्वायर बाई A। इसका मतलब क्या हुआ, पहले सिस्टम की एनर्जी ये थी, बाद में सिस्टम की एनर्जी में 6 आया, मतलब एनर्जी बढ़ गई। और अगर एनर्जी बढ़ गई तो वर्क सिस्टम ने किया है या सिस्टम पर वर्क हुआ है? सिस्टम पर वर्क हुआ है। अगर इसकी एनर्जी बढ़ गई मतलब वर्क किसने किया, इसने या हमने? हमने किया। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बेटा वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, और अगर ऑब्जेक्ट खुद वर्क करता है तो उसकी एनर्जी घटती है। तो फिलहाल बेटा अगर आपसे कहा जाए कि भाई कितना वर्क करना पड़ा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, सो दैट विल बी चेंज इन दिस एनर्जी, और वो चेंज आप सिंपली निकाल सकते हो, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 Q नॉट स्क्वायर बाई A। सही है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल, इसमें से इसको घटाएंगे, 6 - 3 होगा, 3 बनेगा। तो यही हमें वर्क यहां पर करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? सही है। तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो हम लोगों ने वो फॉर्मूला यूज कर लिया कि वर्क डन जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। अब ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। इसी में स्क्वायर वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमेशा याद रखना 2-2 के पेयर लिए जाएंगे। तो अगर मान लीजिए मैं आपसे सेम क्वेश्चन बोलूं, ये स्क्वायर है, इसके चारों वर्टेक्स पर कुछ कुछ चार्जेस रख दे और आपसे बोले इस सिस्टम की एनर्जी बताइए, तो इस सिस्टम की एनर्जी में पेयर कितने बनेंगे बेटा? अगर 4 चार्जेस हैं तो पेयर कितने हुए? 6। 1 2 मतलब पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, और जितने पॉसिबल पेयर्स होंगे उतनी एनर्जी होगी, और सारी एनर्जीज को हम ऐड करेंगे। क्लियर है? अगर सोचो एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज निगेटिव है, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी बेटा? पॉजिटिव या निगेटिव? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज है तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी? निगेटिव। दोनों पॉजिटिव हैं तो एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव। दोनों निगेटिव हैं तो एनर्जी कैसी होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी सिस्टम की तो वो हमेशा रिपल्सिव फोर्स को एक्सप्रेस करता है। पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी मतलब रिपल्सिव फोर्स, निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी अगर है तो अट्रैक्टिव फोर्स। क्लियर है? कोई डाउट हो इसमें तो बताओ भाई। चलिए, फिलहाल पोटेंशियल आप लोगों ने निकालना सीख लिया है, और किसी भी इस तरह के सिस्टम का अगर पोटेंशियल निकाला जाए तो मान लीजिए सारा का सारा चार्ज इस पर कहां है? ये वही स्फेरिकल शेल है। इसका मैंने पोटेंशियल निकलवा दिया था कि नहीं? नहीं निकलवाया था ना? मान लीजिए Q चार्ज है और इसका रेडियस बेटा कैपिटल R के बराबर है, और आपसे कहा जाए कि आप इसकी वजह से पोटेंशियल निकालो। देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल चुके हैं। अगर इससे बाहर किसी आउटर रीजन में यहां कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हम लोग ने किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ऐसा बिहेव करता है कि सारा चार्ज कहां पर है? इसके सेंटर पर। और सरफेस पर अगर पूछा जाए तो यही हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। और अगर इंटीरियर पॉइंट पर पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी भाई? 0। और अगर हमसे कहा जाए कि नहीं सर अब पोटेंशियल निकालिए, तो बेटा हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, E = माइनस का dV ओवर dr। इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। क्लियर? या निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। इसी चीज को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में अगर ये dr पॉजिटिव होगा तो ये dv कैसा होगा? निगेटिव। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसी डायरेक्शन में होती है। या आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस तरफ है
तो इस डायरेक्शन में बढ़ने पर पोटेंशियल घटेगा। तो आपसे कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछें कि ये V1 है, ये V2 है, और आपसे मैं कहूं बेटा बताओ V1 माइनस V2 पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, या V2 माइनस V1 पूछें, तो आप समझो अगर इधर से इधर की तरफ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है और ये लो पोटेंशियल वाला पॉइंट है, इसका मतलब V1 माइनस V2 मस्ट बी पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होता है। क्लियर? तो डिक्रीजिंग पोटेंशियल, जिधर की तरफ पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा, ठीक है। तो यहां पर फिलहाल अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करता हूं तो जरा चेक करिएगा, dv इज इक्वल टू माइनस का e dr होता है, तो v की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का e dr का इंटीग्रेशन। क्लियर? तो अगर मैं मान लो आउटसाइड वाले पॉइंट का पोटेंशियल निकालना चाहूं, सो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r स्क्वायर dr। और अगर मैं पोटेंशियल का डेफिनेशन आपको याद दिलाऊं तो याद करो, पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या था, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यहां पर चार्ज आप ऑब्वियस कहां से ला रहे हो, इंफिनिटी से। कहां तक ला रहे हो, किसी r डिस्टेंस तक, आउटर पॉइंट पर ला रहे हैं ना। अगर पोटेंशियल में आउटर पॉइंट पर निकाल रहा हूं, मान लो यहां कहीं पर मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूं, तो चार्ज हम इंफिनिटी से लेकर यहां तक आ रहे हैं, और ये पॉइंट का डिस्टेंस हमने यहां से कितना माना था, स्मॉल r। ये फॉर्मूले में जो स्मॉल r होता है ये इसी का तो डिस्टेंस है। अगर यहां पर एक गॉसियन सरफेस में बना दूं तो उसी का रेडियस तो था स्मॉल r। याद आ रहा है भाई? ठीक, तो इसको बस अब सिंपली हमें इंटीग्रेट करना है, दैट्स इट। सो VO आउटर पॉइंट पर वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को भी बाहर कर देते हैं, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा भाई, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन। और 1/r स्क्वायर मतलब r की पावर -2, r की पावर -2 का इंटीग्रेशन कितना होगा, r की पावर -1/-1, वो भी इंफिनिटी से r पॉइंट तक। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो आउटर पॉइंट पर जरा चेक करिएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा r की पावर -1 बचेगा केवल, और उसमें लिमिट लगाइए जरा, 1/r अपर लिमिट माइनस 1/इंफिनिटी यानी कि लोअर लिमिट। इज दिस क्लियर? सो आउटर वाले पॉइंट पर अगर मैं पोटेंशियल निकालूं तो दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई r। 1/इंफिनिटी कितना होगा, 0। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर पॉइंट पर ये है तो आउटर पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा भाई, ये। क्लियर है? ठीक। और अगर सरफेस पर आपसे बोले कि नहीं यही निकालो सरफेस पर, तो एकदम सिंपल है कि अगर मैं बात कर रहा हूं सरफेस का, तो आप भी बोलोगे सर स्मॉल r और कैपिटल R आपस में बराबर हो जाएगा भाई। सो दैट विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। जरा चेक करिएगा, जो आउटर वाले पॉइंट पर जो फील्ड है, ये सॉरी जो पोटेंशियल आया ये वेरिएबल है। दिस आउटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे जैसे आप इस कंडक्टर से दूर जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू घटेगी, लेकिन सरफेस पर अगर हम लोग देखें तो इट इज डिपेंडेंट ऑन कैपिटल R, दिस वैल्यू इज कांस्टेंट। यानी कि किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्लियर? कांस्टेंट पोटेंशियल है। और अगर हम लोग इसके किसी इंटीरियर पॉइंट पर चले, यानी एट एनी इंटरनल पॉइंट, तो इंटरनल पॉइंट पर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बोलो भाई, और E कितना होता है, माइनस का dV बाई dr, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। और ये किसी चीज का समझ लो डिफरेंशिएशन है जो कि 0 के बराबर है। डिफरेंशिएशन हमेशा कांस्टेंट का 0 होता है। इसका मतलब पोटेंशियल कैसा हुआ, यहां पर कांस्टेंट हुआ। और पोटेंशियल तो सरफेस पर भी कांस्टेंट था, बोलो भाई। इसका मतलब जो पोटेंशियल की वैल्यू सरफेस पर थी वही पोटेंशियल की वैल्यू अंदर भी होगी। सो दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। तो जो पोटेंशियल सरफेस पर था वही सेम पोटेंशियल अंदर भी होता है, लेकिन उस कंडक्टर से जब आप दूर मूव करते हो, कंडक्टर से अवे जाते हो,
तो वो पोटेंशियल लगातार रिड्यूस होता चला जाता है। क्लियर? तो अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि नहीं इसी चीज को ग्राफ में हमें बताइए, आप पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ बनाइए, तो ये डिस्टेंस हो गया, ये पोटेंशियल हो गया, और स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है, इतने रीजन में चेक करो वैल्यू कैसी थी, कांस्टेंट, और इसके बाद ये लगातार, क्या ये बात कुछ समझ में आई? पहले पोटेंशियल कांस्टेंट है, उसके बाद पोटेंशियल लगातार रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक देखो, इस बार का जो सैंपल पेपर है उसमें ग्राफ के भी कई क्वेश्चंस हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, ग्राफ इस तरीके का आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई ग्राफ बताओ इसका क्या है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखना, ग्राफ वाली चीजों को बहुत बारीकी से आप देखिएगा। इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट अब यहां पर आता है कैपेसिटेंस का, क्योंकि पोटेंशियल क्या है वो आप लोगों ने पढ़ लिया, पोटेंशियल में कुछ बचा तो नहीं है भाई, हो गया ना कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कैपेसिटेंस की तरफ, यानी कैपेसिटर क्या है और कैपेसिटेंस क्या है, इन चीजों की तरफ। तो देखो, पोटेंशियल का फॉर्मूला हम सबने खूब पढ़ा है, एकदम डिराइव भी मैंने आपको करवाया है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो यहां से अपने को यह पता चलता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और वी कैन से चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। तो प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा C के बराबर, और ये कांस्टेंट C कहलाता है कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। दिस इज नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो कभी भी आपसे ये बोला जाए कि किसी कंडक्टर पर मुझे चार्ज बढ़ाना है, इसका मतलब उस कंडक्टर का पोटेंशियल अपने आप बढ़ रहा है। या मैं आपसे ये कहूं कि बेटा इसका मैंने पोटेंशियल 10 वोल्ट से 15 वोल्ट कर दिया, इसका मतलब मैंने उस पर चार्ज बढ़ा दिया। तो आप समझ लो, अगर चार्ज बढ़ाना है तो पोटेंशियल अपने आप बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाना है तो चार्ज अपने आप बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, पूरे चैप्टर का यही एक निचोड़ है और यही एक रामबाण फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में, Q बराबर CV। हर जगह पर जहां कुछ भी पूछा जाएगा बस यही एक फॉर्मूला लगेगा, चाहे न्यूमेरिकल हो और चाहे कॉन्सेप्ट, Q बराबर CV। बाकी बेसिक आप लोग पहले का जानते ही हो। तो अगर आपसे कभी भी कहा जाएगा भाई कैपेसिटेंस निकालो, तो कैपेसिटेंस का सिंपल सा मतलब है उस सिस्टम का, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लूं या पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूं और उसको चार्ज से हम डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका कैपेसिटेंस। सो C इज इक्वल टू Q बाई V, और ये भी यही फॉर्मूला है, Q बराबर CV से ही घुमा फिरा के ये फॉर्मूला बनता है, ये आपको पता है, इसमें कुछ खास स्टफ तो है नहीं। क्लियर है? तो यहां पर देखो होगा ये कि अगर हम लोग किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर की बात करें, किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की अगर मैं आपसे बात करूं, आइसोलेटेड तो समझते हैं ना, आइसोलेटेड मतलब जिसका देश दुनिया से कोई लेना देना ना हो, मतलब सराउंडिंग से कोई लेना देना ना हो, ना एनर्जी उसमें आए ना एनर्जी इससे जाए। ठीक, इस तरह का अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है जिसका रेडियस मैं कुछ R मान ले रहा हूं, तो ऑब्वियस है जो भी चार्ज हम लोग इसको देंगे वो सारा चार्ज कहां जाएगा, इसकी अपनी आउटर सरफेस पर। अगर आपसे कहा जाए इसके सरफेस पर पोटेंशियल की वैल्यू बताइए, तो क्या वो पोटेंशियल हम लोग ने पढ़ा है अभी? तो इसकी सरफेस पर बेटा पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R। सही है? अंदर भी बोलो पोटेंशियल यही होगा, अंदर भी यही है, सरफेस पर भी यही है। इसका मतलब ये रहा, अगर मैं आपसे कहूं कि इस वाले कंडक्टर का कैपेसिटेंस मुझे निकालना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, Q बाई V। सो Q अपॉन वोल्टेज अभी हम लोगों ने निकाला है, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो Q से Q होगा कैंसिल, और कैपेसिटेंस की वैल्यू बेटा कितनी मिलेगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का जितना ज्यादा रेडियस होगा उसका कैपेसिटेंस भी उतना ज्यादा होगा। कैपेसिटेंस सिर्फ और सिर्फ उसके रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, या ज्यादा से ज्यादा इस मीडियम पर डिपेंड कर रहा है कि वो कंडक्टर कहां पर है। बोलो भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। सही है? एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या हुआ, यहां पर परमिटिविटी हम किसकी ले रहे हैं, वैक्यूम की, तो यहां वैक्यूम आसपास रहा होगा।
ठीक, इसीलिए मैंने बोला आइसोलेटेड है, इसका किसी से कोई मतलब नहीं, इसके आसपास वैक्यूम है। लेकिन हम बोले नहीं, यही वाला हमने उठा करके किसी लिक्विड में डाल दिया है, तो अब उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें चाहिए होगा। सही है, तब उसी कंडीशन में यही कैपेसिटेंस आपका बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। सही है, तो इसका मतलब अगर कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, या सिंपल कंडक्टर की बात करते हैं, अगर कोई स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ाने के कितने तरीके हुए? दो, या तो उसका रेडियस बढ़ाओ, या तो उसके आसपास का जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाओ। क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया किसी भी कंडक्टर के बारे में। अब मैटर ये है कि सर कैपेसिटेंस अगर हमने निकाल लिया या हमने इसको चार्ज दे दिया तो इससे फायदा क्या होगा? देखो, जब भी आप किसी भी कंडक्टर की चार्जिंग करोगे तो ऑब्वियस है सारा चार्ज कहां जाएगा? आउटर सरफेस पर। आउटर सरफेस पर जाने का मतलब यह है कि जब हमें रिक्वायर्ड होगा हम सरफेस से लेकर के यूज कर लेंगे। क्लियर? तो ये एक चार्ज स्टोरेज की तरह हमको जो है ले जा रहा है। चार्ज स्टोरेज यानी हम चार्ज ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर स्टोर करना चाहेंगे, तो अपने दिमाग में धीरे धीरे वो बैटरी वाला कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हो गया कि हम इस कंडक्टर पे ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर कर दें, ताकि जब कभी हमें रिक्वायर्ड होगा तो उतना हम उससे ले लेंगे। जितना ज्यादा चार्ज है बोलो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। सही है, अब उस एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि अगर मान लो इसका वोल्टेज V है, इसमें चार्ज Q है और इसका कैपेसिटेंस C है, तो आखिर इसके अंदर कितनी एनर्जी आ गई? एनर्जी आई भी या नहीं आई? ऐसे कैसे हम मान लें कि हाँ चार्ज है तो एनर्जी है? तो उस चीज को आइए हम लोग डिराइव करके देख लेते हैं भाई। तो वी आर गोइंग टू डिराइव एनर्जी स्टोर्ड इन कंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इनफैक्ट चार्ज्ड कंडक्टर, कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर की चार्जिंग करता हूं तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होती है। किसी को फॉर्मूला याद है? क्यों भाई? हाफ CV²। तो फिलहाल वो चीज कैसे आई आइए देखते हैं। जब आपने इस पर कोई भी चार्ज दिया होगा, लेट अस सपोज Q चार्ज हमने इसको दिया, ठीक, इसके ऊपर लेट अस सपोज Q चार्ज अभी है, और अगर मैं इसकी और चार्जिंग करता हूं, मैंने इसमें और चार्जर कनेक्ट कर रखा है और चार्जिंग हो रही है, मतलब चार्ज लगातार आ रहा है। ये Q चार्ज भी बोलो अचानक से प्रकट नहीं हुआ होगा, ये भी धीमे 0 से शुरू हुआ होगा। इनिशियली 0 चार्ज रहा होगा, फिर 1 कूलम, फिर 2 कूलम, फिर 3 कूलम, फिर 4 कूलम। सही है, इनिशियली जब 0 कूलम रहा होगा तब सोचो इसको चार्ज देना आसान था भाई, जो भी हमने चार्ज दिया वो खटाखट जाके आउटर सरफेस पर बैठ गया। सही है, अब जो फर्दर और चार्ज देंगे, अब उसको अपने लिए जगह बनानी पड़ेगी आउटर सरफेस पर। बोलो यार, इस क्लास में जितनी जगह थी उतने लोग आगे बैठ गए, अब फर्दर अगर कोई और स्टूडेंट आएगा तो उसको यहां बैठने के लिए अपनी जगह बनानी पड़ेगी, किसी दोस्ती बनानी पड़ेगी। भाई अगर आप 2 लोग बैठे हो यार, थोड़ा हमें भी सेट कर लो बीच में, तो आपका मन होगा तो करोगे, नहीं मन होगा तो रिबेल करोगे, नहीं यार जगह नहीं है, अभी वो दूसरा दोस्त आ रहा है मेरा। बोलो यार, और यहां तो सेम टाइप के चार्जेस हैं भाई। कोई तो ऐसा यहां पर है कि मान लो हमें, ठीक है मेरा दोस्त है तो हमने भाई डाल लिया, लेकिन यहां पर तो वो दोस्ती भी नहीं है, यहां तो सेम टाइप के चार्जेस हैं। सेम टाइप के चार्जेस में हमेशा क्या होगा? रिपल्शन। अगर रिपल्शन है तो ये फर्दर आने वाले चार्जेस को, एक बार पूरा जहां फुल हुआ कंडक्टर, उसके बाद फर्दर आने वाले चार्जेस को क्या करेगा? रिपल करेगा, जल्दी से ये चार्ज को आने नहीं देगा। ठीक, तो इसका मतलब जब चार्जिंग होती जाती है ना, तो उसके बाद चार्ज करना कठिन भी होता चला जाता है। इनिशियली जब आपका मोबाइल एकदम डेड हो जाता है तो 0 से 10-20% तक पहुंचने में देखो बहुत कम समय लगता है। जैसे ही आप चार्जिंग लगाओगे सिर्फ 10-5 मिनट लगेगा, वो 0 से 10%, 15-20% तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बाद देखो टाइम ज्यादा लगता है चार्ज करने में। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर Q चार्ज आ गया है तो फर्दर DQ चार्ज को इस पे डालने में हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एनर्जी का फॉर्मूला यहां पर क्या है? DW इज इक्वल टू V इंटू DQ। याद करो, W इज इक्वल टू QV, ये वही वाला फॉर्मूला है, चेक कर लो। अगर थोड़ा सा चार्ज हमें देना है DQ, तो वर्क भी बोलो थोड़ा सा करना पड़ेगा DW, लेकिन टोटल हमें कितना चार्ज प्रोवाइड करना था भाई? टोटल चार्ज कितना देना था? इनिशियली 0 और फाइनली मान लो Q, तो टोटल वर्क भी पहले कुछ नहीं था और फाइनली वर्क कितना होगा? W। तो इसका मतलब DW का इंटीग्रेशन तो हुआ W, वो भी कहां से कहां तक? 0 से W तक। और ये जो V है, इस V को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? Q/C।
क्या लिख सकते हैं, Q बाई C। Q के टर्म्स में Q ले आए क्योंकि यहां पर BQ लिखा हुआ था, है ना, चार्ज था, इस वजह से हम उसको चार्ज के टर्म्स में लाए। तो 0 से Q तक करेंगे और ये बनेगा आपका ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो W माइनस 0, 1/c करो बाहर, और Q dQ का इंटीग्रेशन क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 2, सो दैट विल बिकम Q स्क्वायर बाई 2। और इसमें भी हम लोग लगाएंगे लिमिट फ्रॉम 0 टू Q। तो जैसे ही आप लिमिट्स को सॉल्व करोगे ये आपका बनेगा W इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। क्या ये बात समझ में आई? चार्जिंग कराने के लिए, Q चार्ज लाने के लिए ओवरऑल हमको इतना वर्क करना पड़ेगा, क्लियर? और अगर इतना वर्क करना पड़ेगा तो जरा चेक करिए, यही वर्क इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो कितनी एनर्जी उस कंडक्टर में स्टोर हो गई, 1/2 Q स्क्वायर बाई C। और सोचो यही Q जो होता है वो CV के भी बराबर है, तो ये आपका बन जाएगा CV का होल स्क्वायर बाई C। तो एनर्जी का ही एक फॉर्मूला चेक करिए और बनेगा हाफ CV स्क्वायर, ठीक। इसी में और थोड़ा सा मैनिपुलेशन अगर किया जाए तो इस C की जगह बोलो हम लोग लिख सकते हैं Q बाई V, और ये V स्क्वायर पहले से था, तो अब एनर्जी का एक फॉर्मूला और बन गया 1/2 Q इंटू V। तो इसका मतलब एनर्जी के कितने फॉर्मूले हो गए हमारे पास, 3। पहला हाफ QV, दूसरा हाफ CV स्क्वायर, और तीसरा हाफ Q स्क्वायर बाई C। इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ में आया कि सर जितना ज्यादा हम कंडक्टर पर चार्ज दे सकें, चेक करिए, जितना ज्यादा हम उस पर चार्ज दे सकेंगे उसमें एनर्जी उतनी ही ज्यादा आती चली जाएगी, ठीक। या यहां पर देखो जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा एक कांस्टेंट पोटेंशियल पर, उतना ही ज्यादा उसके अंदर एनर्जी भी स्टोर्ड है, क्लियर। तो इसका मतलब ये रहा कि कांस्टेंट पोटेंशियल पर अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखिएगा, अब इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन बड़ा होता है। कांस्टेंट पोटेंशियल पर अगर हम लोग बात करें, अगर ये पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। लेकिन कब, व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट पोटेंशियल पर अगर हम लोग बात करें तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक। यहां पर भी चेक करो, कांस्टेंट पोटेंशियल पर अगर हम लोग बात करें, जितना ज्यादा कैपेसिटेंस उतनी ज्यादा एनर्जी, ठीक। जबकि अगर मैं यहां पर मान लो कैपेसिटेंस को कांस्टेंट कर दूं एक बार, तब तो ये होगा कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर है। और अगर चार्ज को कांस्टेंट कर दें तब एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस है। बात समझ में आई? हर एक फॉर्मूले में चेक कर लो, 3 चीजें, एनर्जी, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, वोल्टेज या चार्ज, 3 चीजें। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 चीजें, इसमें भी 3 चीजें। 3 में से कोई एक कांस्टेंट होगा तब जाकर के हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला खेल कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? F बराबर ma अगर लिखा हुआ है तो हम बोलते हैं F प्रोपोर्शनल टू A। लेकिन ये कब वैलिड है? जब मास कांस्टेंट। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाए तो F प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। फिर तो अगर फोर्स बढ़ेगा तो फिर मास भी बढ़ेगा। बात समझ में आ रही? तो इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखिएगा। तो मोटे तौर पे ये समझ में आया सर, अगर हम कांस्टेंट पोटेंशियल पर बात करते हैं तो जितना ज्यादा चार्ज है बोलो उतनी ज्यादा एनर्जी है और उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस भी है। क्लियर है? ठीक। तो अब हम लोग इसी चीज को और आगे डिस्कशन को बढ़ा रहे हैं, और हम इसी चीज को हम लोग और बढ़ा रहे हैं। कितना बज गया? 5। क्लास कब तक दी आपकी? 4 से 5 ना? फिर जाओ जाओ। तो कहने का मतलब ये है, क्या बढ़ा रहे थे हम लोग? कंडक्टर। हाँ भाई, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई कंडक्टर है और हम लोग उस कंडक्टर में और ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम चार्ज कंडक्टर में स्टोर कर पाएंगे बोलो उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? तो हमारी लालच यहां पर क्या है? एनर्जी। जितनी ज्यादा एनर्जी
उतना ज्यादा हमारे लिए बढ़िया है, क्योंकि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी होगी, और जब ज्यादा एनर्जी होगी तो उसी को हम यूज करेंगे। तो जैसे इस तरह के कंडक्टर से ही मिलजुल करके अभी एक डिवाइस आगे बनेगी जिसका नाम कैपेसिटर, और आप लोग पढ़ चुके हो। तो कैपेसिटर का बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे कैमरा में जितने फ्लैश होते हैं, आपके मोबाइल में जो फ्लैश लगा हुआ है, ठीक, तो उसमें कैपेसिटर का ही यूज है। फैन में जो कंडेंसर लगा है उसमें कैपेसिटर का ही यूज है। अब वो भी क्या करता है, एक मूवमेंट पर हमने बटन दबाया, खट से फ्लैश ऑन हुआ। फ्लैश ऑन होने का मतलब जितनी एनर्जी थी सब एक बार में दे दी और गायब, बंद हो गया। ठीक, ऐसे ही यहां पर होता है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, उस समय ये जो कंडेंसर इसमें लगा होता है उसका काम होता है, ये उसको एनर्जी सडनली सप्लाई कर देता है, जो भी एनर्जी उसके पास होती है तब। क्लियर? फिलहाल यहां पर आप देखिए, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि भाई चार्ज बढ़े और कैपेसिटेंस बढ़े और ज्यादा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स, या आप कह लो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, इसी नाम से आपने पढ़ा है। तो अगर मान लो एक कंडक्टर है आपके पास, ये इस पर मान लीजिए Q1 चार्ज है, इसका कैपेसिटेंस C1 है और इसका वोल्टेज V1 है। एक कोई ये बड़ा है हमारे पास कंडक्टर, इसका चार्ज मान लेते हैं हम लोग Q2 है, लेकिन होगा चार्ज बाहर, अंदर भले हम लिख रहे हैं, चार्ज कहां पर होगा, ये बाहर। ऐसे ही इसको भी चलिए मैं अंदर लिख दे रहा हूं, तो ये बना यहां पर Q1 है, ये C1 है और ये V1 है। तो अगर इनमें रिलेशन देखा जाए तो Q1 बराबर C1 V1 और Q2 कितना होगा भाई, C2 V2। क्लियर है? ठीक, अब जैसे ही हम लोग इन दोनों को कंबाइन करेंगे, भाई देखो हमारे मन में क्या है, मैं आपको बताऊं, मन में हमारे ये है कि हम उस कंडक्टर पर ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज समझ लो उतनी ज्यादा एनर्जी। ठीक, ये वही वाली बात हो गई कि आपके सबके घर में घर पे ऊपर पानी की टंकी लगी होगी। ठीक, मान लीजिए आपके घर में 500 लीटर की पानी की टंकी लगी हुई है और आपको 500 लीटर कम पड़ जाता है, दिन भर में 2 बार 4 बार आपको मोटर चलानी पड़ती है। तो आप सोचोगे यार 500 लीटर की जगह 1000 लीटर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो आप क्या चाहते हो कि टंकी का साइज बढ़ जाए। ठीक, तो उसके लिए तरीका क्या है, तरीका ये है कि 500 लीटर की लगी है, एक 500 लीटर की और लगा दो, दोनों को जोड़ दो। बोलो यार टोटल अब वाटर स्टोरेज कितना हो गया, 1000 लीटर। तो यही सबसे पहला मेरे भी दिमाग में आया कि भाई एक कंडक्टर है, इस पर Q1 चार्ज है, एक दूसरा कंडक्टर जिसपे Q2 चार्ज आ सकता है। तो हमने सोचा यार ऐसा करो, दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल चार्ज बेटा कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। तो हमने वही काम किया, इसका कैपेसिटेंस C1 था, इसका C2 था, और हमने दोनों को एक सिंपल कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। ठीक, जोड़ने का कॉन्सेप्ट ये हो गया कि भाई अगर हमने दो चीजों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ा है तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है। तो पता ये चला कि सर इस पर अब जो चार्ज है वो पहले जैसा सर चार्ज नहीं रहा, क्योंकि जैसे ही आपने कनेक्ट किया कुछ वाटर इधर से उधर या उधर से इधर अपने आप फ्लो कर गया ड्यू टू लेवल डिफरेंस। ऐसे यहां पर भी है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस कुछ चार्ज इधर से उधर या उधर से इधर फ्लो कर गया। तो फाइनल चार्ज जरा चेक करो, Q बराबर CV होता है, तो यहां पर अगर वोल्टेज हो गया V के बराबर तो चार्ज कितना हो गया, C1V। क्लियर? तो इस पर चार्ज कितना हो गया बेटा, दैट इज C2V। तो इस पर इनिशियल चार्ज पता है दोनों पर, और यहां फाइनल चार्ज भी अपने को पता है। क्लियर है? ठीक, यहां से हम लोग सबसे पहली चीज निकालेंगे, और वो सबसे पहली चीज है कॉमन पोटेंशियल, कि भाई दोनों का जो सेम हो गया ना पोटेंशियल, आखिर उसकी वैल्यू कितनी है। तो पता ये चला कि सर कॉमन पोटेंशियल V से डिनोट किया है और फार्मूला एक ही है, Q बराबर CV। तो V बराबर Q बाई C। तो Q कितना है बेटा, इनिशियली जैसे ही तुमने जोड़ दिया टोटल चार्ज कितना है भाई, Q1 प्लस Q2, और टोटल कैपेसिटेंस कितना है, C1 प्लस C2। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये अपने को एक सबसे पहला वैल्यू मिल गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ कॉमन पोटेंशियल। कोई डाउट हो इतने में तो बताइए, बताओ भाई, किसी को भी इतने में कोई डाउट हो
तो आप बताओ भाई, ठीक है। तो वो हमने ऊपर फॉर्मूला रख दिया, ठीक। अब अगली चीज जो हमको चाहिए वो है चार्ज ट्रांसफर्ड, कि भाई कितना चार्ज इधर से उधर हुआ, चार्ज ट्रांसफर्ड कितना हुआ। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा चार्ज ट्रांसफर्ड की वैल्यू निकालना है, तो आप ही लोग बताओ क्या किया जाए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसमें से इसमें कितना गया या इसमें से इतना कितना गया, तो कैसे निकालोगे बेटा कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ। भाई इस पर इनिशियली कितना था और इस पर फाइनली कितना है, Q1 डैश। इन्हीं दोनों को क्या करें, सबट्रैक्ट। मान लो पहले इसमें था 10 कूलम का चार्ज और इस पर अभी पता चला 7 कूलम का चार्ज है, तो कितना ट्रांसफर हो गया, 3 कूलम। तो ये 3 कहां से आया, 10 माइनस 7। इसका मतलब अगर मेरे को निकालना है चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, सो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड विल बी Q1 माइनस Q1 डैश या Q2 माइनस Q2 डैश। किसी भी एक का आप सब्ट्रैक्ट कर लो, इनका आपस में चार्ज सब्ट्रैक्ट करने से बोलो कोई फायदा नहीं है। सो C1 V1 माइनस C1 V, तो आप जरा चेक करिएगा, C1 V1 माइनस C1 टाइम्स V की वैल्यू है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर। यहां से आप चेक करो, C1 कॉमन किया जा सकता है और एलसीएम अगर मैं ले लूं तो C1 V1 प्लस C2 V1 माइनस C1 V1 माइनस C2 V2। बहुत ध्यान से देखना भाई, C1 प्लस C2 क्या ऐसा बनेगा, इसमें से कुछ कैंसिल भी हो जाएगा और फाइनली क्या बचा, C1 C2 टाइम्स V1 माइनस V2 होल डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो ये बेटा इतना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर हुआ। क्लियर। लेकिन अभी ये फॉर्मूला देखकर ये नहीं समझ में आया कि सर चार्ज इधर से इधर गया या इधर से इधर आया, अभी ये नहीं समझ में आया। ये तो पता चल गया कि सर पहले 10 कूलम था अभी 7 कूलम है तो चार्ज गया। देखो अगर डेटा दे दें तब तो फिर भी पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इधर 10 कूलम था इधर 7 कूलम है, मतलब कम हुआ है। अगर कम हुआ है तो इसमें से इधर ही गया होगा 100% फिर तो ठीक। लेकिन अभी ऐसा देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किधर से किधर गया। तो अब इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो V1 ग्रेटर देन V2 होगा या तो V2 ग्रेटर देन V1 होगा। सही है। मान लो V1 बड़ा है, अगर ये बड़ा है तो पहली बात तो कैपेसिटेंस बोलो हमेशा पॉजिटिव होता है। कैपेसिटेंस जो C होता है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। रेडियस बोलो हमेशा पॉजिटिव और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमेशा पॉजिटिव कांस्टेंट है भाई। इसका मतलब कैपेसिटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसके नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो क्या ये भी पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव होने का मतलब डेल्टा Q इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अगर V1 ग्रेटर देन V2 है तो इसका मतलब 100% डेल्टा Q इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा Q ग्रेटर देन 0 होने का मतलब बेटा Q1 माइनस Q1 डैश इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब Q1 इज ग्रेटर देन Q1 डैश। इसका मतलब पहले चार्ज ज्यादा था और बाद में चार्ज कम है। तो पहले चार्ज ज्यादा था और बाद में चार्ज कम है, तो चार्ज किधर से किधर गया। तो इसका मतलब अगर मैं इसका कुछ नाम लिख दूं, मान लो इस वाले कंडक्टर का नाम A है और इसका नाम B है, तो कनेक्ट करने के बाद चार्ज का जो फ्लो है वो किधर से किधर है, A टू B। ये बात आपको समझ में आ रही है भाई। ठीक, चार्ज A से B गया, कितना चार्ज गया, डेल्टा Q के बराबर। लेकिन यही मामला अगर उल्टा हो जाए, मान लो आपसे कहा जाए कि नहीं V1 नहीं बड़ा V2 बड़ा है। अगर V2 बड़ा हो जाए V1 से, तब उस कंडीशन में बोलो डेल्टा Q निगेटिव होगा। इसका मतलब Q1 माइनस Q1 डैश इज लेस देन 0। इसका मतलब Q1 इज लेस देन Q1 डैश। इसका मतलब क्या हुआ, बाद में चार्ज ज्यादा है, पहले चार्ज कम था। इसका मतलब इसमें चार्ज आया है, तो इस बार चार्ज का फ्लो किधर से किधर हुआ,
फ्रॉम बी टू ए। और कितना हुआ भाई, वही डेल्टा क्यू। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? सो चार्ज फ्लो विल बी फ्रॉम बी टू ए। फिलहाल अब आखिरी काम इसमें और है अपना, और वो है कि चलो चार्ज इधर उधर हो गया, ठीक, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 हो गया, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो गया। तो जो हम चाहते थे वो कहीं ना कहीं हो रहा है। हम चाहते थे चार्ज बढ़ जाए, बढ़ गया। हम चाहते थे कैपेसिटेंस बढ़ जाए, बढ़ गया। क्लियर? अब हमको ये देखना है कि यार कहीं इन सब के चक्कर में एनर्जी का क्या हो रहा है, एनर्जी भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अल्टीमेटली हम एनर्जी स्टोर कर रहे हैं ना चार्ज के रूप में, तो हम ये भी चेक करना चाहेंगे कि फाइनली सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई या घट गई। तो अगली क्लास में हम लोग इस चीज को भी चेक करेंगे कि फाइनल एनर्जी बढ़ी या फाइनल एनर्जी घटी।